प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे निरंतर वीडियो देने के क्रम में इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कड़ी में मैं प्राचीन भारत के इतिहास को आप जैसा कि सर्वविदित हैं और भली-भांति जान रहे हैं, मेरे वीडियो से परिचित हैं और निरंतर वीडियो हजारों लोग देख रहे हैं। मुझे आशा है इस वीडियो का आप भरपूर लाभ ले रहे होंगे और आपके माध्यम से ये हजारों की संख्या लाखों में जाए, मेरी भी यही आशा है और लाखों बच्चों मेरे वीडियो से लाभान्वित हों और भारत के बड़े-बड़े एग्जाम को क्रैक करें, मेरी भी यही हार्दिक इच्छा है। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आप जान रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में मैंने बताया था, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन इंडिया। फर्स्ट कॉलम इज प्री हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के तहत मैं स्टोन एज जिसे पाषाण काल कहा गया था, जिसे 5 लाख से 5,000 तक मैं पढ़ा चुका हूं और उसके बाद मनुष्य के द्वारा जो पहला मेटल खोज हुआ था कॉपर, जिसमें पत्थर को मिलाकर ताम्र पाषाण को बनाया गया था और वो 5,000 से 2500 बीसी तक चली थी। तो स्टोन एज और कॉपर एज को प्री हिस्ट्री के तहत पूरी विस्तार पूर्वक मैं वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं और मुझे आशा है कि उसका भी आप लाभ लिए होंगे। अब मैं एंशिएंट हिस्ट्री की जो दूसरी पार्ट है प्रोटो हिस्ट्री, उसके तहत मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो विश्व की सबसे बड़ी विकसित सभ्यता है और विश्व को अभी तक अपना एक आदर्श प्रस्तुत कर चुकी है और विश्व के लोग सभी इंडस वैली से लाभान्वित हो रहे हैं, तो इतनी बड़ी सभ्यता को मैं खत्म कर चुका हूं कई वीडियो में और मुझे भी आशा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा जो मेरा कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ही कारगर होगा किसी भी पीसीएस एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, उसका भी आप भरपूर लाभ लिए होंगे। अब आगे क्रम को बढ़ाते हुए प्रोटो हिस्ट्री के तहत मैं पहला पार्ट को इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म कर चुका हूं। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोटो हिस्ट्री के तहत मैं वेद को पढ़ाने वाला हूं और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं और पीटी और मेंस में यह बहुत कारगर होता है किसी भी बड़ी-बड़ी एग्जाम में। तो मैं शुरू कर रहा हूं प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री में आज जो चैप्टर है वो है वेदाज, वेद, है ना। तो यह जो वेद है 1500 से लेकर जो है 600 बीसी तक यह वैदिक काल है इंडिया में और इस वैदिक काल के दो भाग हैं। एक है ऋग्वेद, ऋग्वेदिक काल और उसकी सर्वमान्य डेट है 1500 से 1000 बीसी और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल को हम लोग 1000 से 600 बीसी तक पढ़ते हैं और इस वेद को हम लोग आर्य सभ्यता भी कहते हैं। पहली सभ्यता इंडस थी, लेकिन दूसरी सभ्यता जो अब हो रही है वो आर्य सभ्यता है, क्योंकि वेद की रचना करने वाले आर्य लोग ही थे जो मध्य एशिया से भारत पशु को चराते हुए इंडिया आए। दैट्स ऑल। तो मैं कह सकता हूं कि आर्य के बारे में पूरी जानकारी, आर्य की सोशल स्थिति, आर्य की पॉलिटिकल स्थिति, आर्य की रिलीजियस, आर्य की इकोनॉमिकल, आर्य की हर गतिविधि की जानकारी वेद से ही संभव है। इसलिए मैं वेद को आज पढ़ाने वाला हूं, विस्तार पूर्वक मैं कॉन्सेप्ट के साथ आज इस पर बोलने वाला हूं। तो यह जो चैप्टर होगा सबसे पहले होगा वेद। फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए, तो वेद को लेकर मैं शुरू हो रहा हूं। तो यह जो वेद है और इसकी संख्या है 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, वेद 4 है और इसकी भाषा संस्कृत है। इंडिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और संस्कृत से ही वेद की उत्पत्ति हुई है और आर्य लोग संस्कृत को मुख्य भाषा मानते हैं। बिल्कुल, हम लोग आर्य के वंशज है। तो आर्य के द्वारा जो रचित है वो वेद है और ये संस्कृत के विद शब्द से वेद बना। संस्कृत में एक शब्द आया विद और उस विद से ही वेद बना और इस विद का अर्थ होता है जानना या समझना
किसी वस्तु को अच्छी तरह से जानने के लिए वेद ही माध्यम है। तो आर्य के बारे में संपूर्ण जानकारी वेद से मिल रही है और एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी ज्ञान जाते हैं उसका माध्यम वेद ही है। अब बात होती है कि हिंदू धर्म का जो सबसे पहला पवित्र ग्रंथ माना जाता है उसको वेद को ही माना जाता है, यानी हिंदू धर्म का पहला धार्मिक आधार वेद है। और ऐसा माना जाता है कि वेद को हम सुनते हैं और जब जब सुनते हैं तब इसे श्रुति ज्ञान कहलाता है। और ऐसा माना जाता है कि वेद कोई मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, ये देवताओं के द्वारा निर्मित है, तब इसको अपौरुषेय कहते हैं, है ना। तो सबसे चारों वेद में सबसे पहला वेद ऋग्वेद की रचना हुई और 1500 से 1000 बीसी में ऋग्वेदिक का रचना हुआ। अब यह जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है। अब यह जो जितनी चारों वेद हैं सभी के में मंत्र है और वो मंत्र का उच्चारण कौन करेंगे? ब्राह्मण। इसलिए ऋग्वेद के भी ब्राह्मण होंगे, सामवेद के भी ब्राह्मण होंगे, यजुर्वेद के भी ब्राह्मण होंगे और अथर्ववेद का भी ब्राह्मण होगा। वो ब्राह्मण का मुख्य काम है मंत्र का उच्चारण। लेकिन इस मंत्र का उच्चारण कहां तक सही हो रहा है? अगर कोई भी मंत्र अगर गलत बोला गया तो पृथ्वी पर अनर्थ हो सकता है। तो इसकी जांच के लिए प्रत्येक वेद में पुरोहित हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि चारों वेद के ब्राह्मण होंगे और चारों वेद के पुरोहित होंगे और चारों वेद के उपवेद होंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप हम आगे समझाने वाले हैं। आज हम पहले दो ही वेद पर डिस्कशन कर देते हैं क्योंकि यह बड़ा है। तो पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और ऋग्वेद में 10,462 जो है मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 10,462 इसके मंत्र हैं और 1028 इसके सूक्त हैं और प्रत्येक मंडल का महत्व है। ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है इसको बाद में जोड़ा गया, लेकिन ऋग्वेद का जो ओरिजिनल मंडल है वो दूसरा से 7वां है और दूसरा से 7वां मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से भी ऋग्वेद में हम जानते हैं। अब बात होती है कि ऋग्वेद के जो मंडल हैं, तो ऋग्वेद का दूसरा से 7वां मंडल ये प्राचीन है और इसे वंश मंडल भी कहते हैं। और दूसरा मंडल की रचना किए थे गृहस्मद और इसी से ऋग्वेद के दूसरे मंडल से आर्य की सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा मंडल जो है इसकी रचना किए थे विश्वामित्र और हमारा जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, यह गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में आया है जिसकी रचना कर रहे हैं विश्वामित्र। और चौथे मंडल में कृषि का 24 बार जिक्र आया है और इसकी रचना कर रहे हैं वामदेव। और ऋग्वेद का जो 5वां और 6वां मंडल है यह दर्शन है और इसकी रचना कर रहे हैं भारद्वाज ऋषि। और ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है जिसमें दासराग युद्ध है, वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच पुरुषनी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे जो लड़ाई हुई वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जिक्र है और उसका रचना किए थे वशिष्ठ। दैट्स ऑल। तो मैं दूसरा से 7वां मंडल तक बिल्कुल तोड़ दिया हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के द्वारा हर मंडल को मैं बता रहा हूं। इसके बाद ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है उसमें कृष्ण और जो राक्षस है उसके युद्ध का जिक्र है और 9वें मंडल में सोम और सूरा शराब का जिक्र है। क्योंकि मंत्र को उच्चारण में कई दिन लग जाते थे, थकान होती थी, इसलिए वो सोम रस शराब को पीते थे जिसका जिक्र 9वें मंडल में है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र है। फ्रेंड्स, तो मैं इसको बताया। अब है कि ऋग्वेद के जो मंत्र होंगे उसके पुरोहित होंगे निश्चित तौर पर। ऋग्वेद में 10,462 मंत्र है, तो ये मंत्र का उच्चारण कौन करेगा? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण या इसको कोशतकी ब्राह्मण कहते हैं। और ऐतरेय ब्राह्मण से राजा के राज्याभिषेक का भी जिक्र है। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के जो बड़े पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, युवराज, उसका भी जिक्र है। तो ऐतरेय या कोशतकी ब्राह्मण किसके हो गए? तो ऋग्वेद के हो गए। और ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं जो मंत्र का ऑडिट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और वो है होत्र।
और ऋग्वेद के जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद, और आयुर्वेद के इंडिया में जनक हैं धन्वंतरि। दैट्स ऑल। तो मैं ऋग्वेद को पूरा विस्तार से बताया। अब बात होती है सामवेद। फ्रेंड्स, अब यह जो सामवेद है, दूसरे नंबर पर जो सामवेद है, यह संस्कृत के समन धातु से निकला है, और समन का अर्थ होता है लय, ताल और संगीत, अर्थात भारत की संगीत कला सामवेद को समर्पित है, और संगीत का जो 7 स्वर है वो सामवेद से ही लिया गया है। अब सामवेद में 1869 मंत्र हैं, 1869 मंत्र सामवेद के हैं, लेकिन 75 वेद ही सामवेद का है, बाकी ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसलिए ऋग्वेद के समकालीन वेद सामवेद को माना जाता है। दैट्स ऑल। इसके बाद जो है सामवेद, सामवेद के भी ब्राह्मण होंगे, और वो ब्राह्मण होगा पंचविश ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। तो यह ऋग्वेद के यानी सामवेद के ब्राह्मण हो गए पंचविश, तांडव और जैमिनी ब्राह्मण, और सामवेद के पुरोहित हैं उद्गाता, और सामवेद के जो उपवेद हैं उसका नाम है गंधर्व वेद, और गंधर्व में नृत्य होता है, और नृत्य कला आप जान ही रहे हैं, भारत में जो नृत्य कला है गंधर्व वेद, और इसके भारत में संगीत के पितामह भरत मुनि को माना जाता है। तो मैं बिल्कुल पूरा बताया ऋग्वेद को और सामवेद को। अब वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अलग तोड़ तोड़ के छोटे छोटे वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तो मैं आगे यजुर्वेद को पढ़ाऊंगा, फिर अथर्ववेद को पढ़ाऊंगा, फिर अरण्यक को पढ़ाऊंगा, फिर उपनिषद को लेकर आऊंगा, पुराण को लेकर आऊंगा, वेदांत को लेकर आऊंगा। सही हर बात को मैं कॉन्सेप्ट से हर बिंदु को वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ताकि लाखों बच्चे भारत के हर कोने का वो लाभ ले सके और पूरा डिटेल और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मेरी पढ़ाई को कर सके। बच्चे के जीवन में ही मेरी खुशी है, बच्चे की कामयाबी में ही मेरी खुशी है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।